हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल स्टडी में। और आज से मैं एक नया जो सीरीज है बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट करवाने का, वो मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। और इसके अलावे भी जो बीपीएससी का जो अल्टरनेट टेस्ट सीरीज चल रहा है वो भी चलेगा, और बिहार दरोगा का भी अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज जो सबसे पहला जो टेस्ट सीरीज हम लोग देखेंगे इसका, वो एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज है, जिसका अभी वॉल्यूम फर्स्ट अभी मार्केट में आया है। तो चलिए हम लोग इसके पहले क्वेश्चन से देख लेते हैं। और इससे पहले भी मैं आप लोग को एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ कि हमारा जो इससे पहले जो बीपीएससी का जितना भी टेस्ट सीरीज है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको उसका जो पीडीएफ है, जितने भी वीडियो करवाए जाते हैं वो भी, और उसके अलावे भी आपको वहाँ बहुत सारा जो पीडीएफ है वो आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाता है फ्री में। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाता है। तो आप लोग वहां से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सौनक तथा पेपलाद शाखाएं जो हैं किस वेद से संबंधित हैं। तो ये जो है अथर्ववेद की शाखाएं हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। और अथर्ववेद का जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ये सबसे अंतिम में जो लिखा गया वेद है। और इस वेद में जादू टोना या वशीकरण या अंधविश्वास इत्यादि का जो है इसमें विस्तृत चर्चा किया गया है। और इसी पुस्तक में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री भी कहा गया है। तो आप लोग ये भी एडिशनल फैक्ट याद रखेंगे। आगे दिया हुआ है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किनके द्वारा किया गया। तो यह जो है कल्हण के द्वारा किया गया, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। और कल्हण की जो पुस्तक है वो है राजतरंगिणी। और आप सभी को पता है कि राजतरंगिणी जो है वो कश्मीर के इतिहास का वर्णन उसमें किया गया है। और इसके अलावा अगर अदर ऑप्शन देखें तो पाणिनि जो है ये अष्टाध्यायी के लेखक हैं। और चाणक्य, तो ये तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि जो हमारा अर्थशास्त्र है वो चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। और इन्हीं का जो दूसरा नाम है वो विष्णुगुप्त है। आगे है कि मन के बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो यह जो है हमारा लोथल से भी मिला है, और इसके अलावा चन्हूदरों से भी मिला है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों से। और अगर हम लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक तीसरा स्थल भी जैसे कि कालीबंगा है, तो कालीबंगा में जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। और लोथल में देखेंगे तो लोथल में यहाँ गोदीबारा भी मिला है। चन्हूदरों में मनके के कारखाने के अलावा जो श्रृंगार की जितने भी जैसे लिपस्टिक है या सिंदूरदानी वगैरह है वो चन्हूदरों में मिला है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूप को कितने श्रेणी में विभाजित किया गया है। तो बेसिकली जो है स्तूप को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें कि अगर हम पांचों का नाम देखें तो पहला जो है वो अवशेष स्तूप, फिर देखेंगे तो वस्तु स्तूप, फिर स्मारक स्तूप, फिर है प्रतीकात्मक स्तूप और मन्नत स्तूप। तो इस तरीके से जो है उसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि 5 तरीके का स्तूप को उसके श्रेणी में यानी कि 5 तरीके के श्रेणी में उसका विभाजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में की गई थी और अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और बहमनी साम्राज्य में जैसे कि 5 जो बहुत शक्तिशाली वंश माना जाता था उसका एकीकृत फॉर्म बहमनी राज्य कहलाता, जिसमें गोलकुंडा, बीजापुर, फिर बीदर, बरार और अहमदनगर थे। आगे देखते हैं कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम निम्न में से क्या था। तो ये आप सभी लोग को पता है कि हाथी जो राम प्रसाद था और उनका घोड़ा चेतक था। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। और महाराणा प्रताप से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट जो एक युद्ध है वो हल्दी घाटी का युद्ध है। आप सभी को पता होगा कि यह 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। तो ये भी एडिशनल फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है कि भैरोवल की संधि किस वर्ष हुई थी। तो यह जो है 22 दिसंबर 1846 में हुई थी, अंग्रेज और सिख के बीच में। नेक्स्ट है कि 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें
बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था दिल्ली दरबार के थ्रू। फिर दूसरा है कि बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाया गया, तो ये भी था। तीसरा है कि बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था, जैसा कि हम सभी लोग को पता है कि 1911 में ये घोषणा किया गया था, लेकिन 1912 में पूर्णतः बिहार को विभाजित कर दिया गया था। और इस टाइम जो है 1912 में उड़ीसा भी बिहार में ही शामिल था, जो कि 1936 में ये अलग हो जाएगा बिहार से। और लास्टली जो बिहार है उसमें से 2000 ईस्वी में झारखंड भी इससे अलग हो गया, और अभी अभी का जो वर्तमान स्वरूप है वो 2000 के बाद से यथावत बना हुआ है। तो इस तरीके से देखें तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि इस घोषणा में ये तीनों ही शामिल थे। नेक्स्ट है सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो यह जो है हृदयानंद कुंजरू के द्वारा इलाहाबाद में 1914 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है, यानी कि जो गलत है वो पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है कि चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, ये बिल्कुल ठीक है। और कोलाचेल का युद्ध 1741 में, ये भी ठीक है। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में, ये भी ठीक है। रूहेला का जो युद्ध था ये 1772 में नहीं होके बल्कि 1774 में हुआ था। तो इसीलिए ये ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा, और गलत ही पूछ रहा है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? तो कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी दोनों को एक ही जगह पे रखा गया था, आगा खां पैलेस में, जो कि अभी वर्तमान के पुणे में है। आगे है कि कंध विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ये हम सभी को पता है कि कंध जो है उड़ीसा का पार्ट है। और इसमें जो कंध विद्रोह हुआ था उसका जो नेतृत्व कर रहे थे, तो उन नेतृत्वकर्ता का नाम चक्र बिश्नोई था। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे। और यह यह विद्रोह जो हुआ था वो 1837 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे दिया हुआ है कि शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो यह 2023 में शामिल किया गया है। आगे है कि भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय, मैं इसे एडजस्ट कर दूं। भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो यह चेन्नई में है। और इसकी स्थापना जो है ये 1964 में हुई थी कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा। नेक्स्ट है कि रिंगार्ड एवं बैंक बोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो यह जो है बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द है। और अगर बास्केटबॉल का इतिहास देखें तो इसका आविष्कार जो है जेम्स स्मिथ के द्वारा 1891 में किया गया था। लेकिन अगर हम लोग देखें कि यह जो है 1891 होगा, और इसका जो है सर्वप्रथम इसको खेला कब गया? तो 1930 में खेला गया। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। आगे दिया हुआ है कि समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव जो है किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी? तो यह जो है इंदिरा गांधी के टाइम पे, यानी कि 1983 में इसका नींव रखा गया था। और फिलहाल अभी जो है यह DRDO के तहत इसका विकास कार्यक्रम जो है यह DRDO द्वारा निर्देशित होता है। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही आंसर था। आगे दिया हुआ है कि एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में से कौन है? तो थॉमस एडिसन को जो है एंडोक्राइनोलॉजी का जनक माना जाता है। और क्या बोलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में से कौन है? तो थॉमस एडिसन को जो है एंडोक्राइनोलॉजी शाखा का जनक माना जाता है। आगे है भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि है या कृषि से अलाइड जैसे अदर सेक्टर है, जैसे पशुपालन है, मत्स्य पालन है, या फिर मछली पालन मत्स्य पालन मछली पालन तो एक ही है, मधुमक्खी पालन। तो ये सब जो जितना भी सेक्टर है ये सब, या खनन भी जो है हमारा वो प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत ही आएगा। और तृतीयक यानी कि जो टर्सरी सेक्टर है इसमें सेवा सेक्टर जितना भी है, चाहे वो हॉस्पिटल हो या फिर जैसे कि बीमा है
या फिर बैंक है या प्रशासनिक सेवा है तो इत्यादि, या होटल वगैरह, तो ये सारा ही हमारा टर्सरी सेक्टर में आएगा। इसमें पूछ रहा है कि विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, तो ये द्वितीय सेक्टर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही आंसर है। आगे इसमें दिया हुआ है कि वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव के द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो यह जो है 1931 ईस्वी में VKR राव के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो वैज्ञानिक आधार पर की गई थी। और इसके अलावा भी अगर हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना का इतिहास देखें तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय की जो है वो गणना की गई थी। और उस टाइम पे जो प्रति व्यक्ति आय आंका गया था वो 20 रुपये प्रति व्यक्ति था। और फिर बाद में VKR राव के द्वारा जो 1931 में हुआ, इसमें जो प्रति व्यक्ति आय का जो अनुमान था तो यह 49 रुपये प्रति व्यक्ति था। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है, यानी कि किसमें जो है 100% का अभी तक FDI इन्वेस्टमेंट का गवर्नमेंट के द्वारा वो लिमिट जो है 100% नहीं दिया गया है, उससे कम ही है। तो इसमें जो है हमारा आंसर हो जाएगा पेंशन। इसके अलावा देखेंगे तो एग्रीकल्चर में या कम्युनिकेशन में या फिर माइनिंग में, और इसके अलावा बीमा में भी, उसमें 100% FDI का जो है प्रोविजन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। तो इसका जो है पूछ रहा है कि नहीं किया गया है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें जो है 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना, यह इसमें शामिल नहीं है। और इसके अलावा देखेंगे कि क्या शामिल है, तो उसमें से अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि पैदा करना, क्योंकि SEZ का जो बेसिकली उद्देश्य है वो यही है कि जो हमारा एक्स्ट्रा जो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी को कैसे हम लोग और बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया गया है। तो ये तो होगा ही। और दूसरा है कि ढांचागत सुविधा विकसित करना, किसी भी सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए आपको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सुधार करना या उसमें ढांचागत सुधार को और अधिक विकसित करना, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो ये भी उसमें उसकी विशेषता है। और तीसरा है कि विदेशी स्रोत से निवेश को बढ़ाना, FDI और FPI को आकर्षित करना, ये भी उसके उद्देश्य में शामिल है। तो इसमें तीनों ही शामिल है, बल्कि इसमें चौथा शामिल नहीं है और पूछा था नहीं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है कि किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया था? तो यह जो है सुरेश तेंदुलकर समिति, जो कि 2005 में यह समिति का गठन किया गया था और इसका रिपोर्ट जो है वह 2009 में सबमिट किया गया। और इसी में जो है सबसे पहले कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार के रूप में जो है निर्धनता को मापा गया था और उसका मानक सेट किया गया था। और जैसे कि अगर अब आप सभी लोग को पता होगा कि निर्धनता जो है, बेसिकली निर्धनता या गरीबी क्या है कि जो हमारी बेसिक नीड है, जैसे खाना है या कपड़ा है या फिर रहने की व्यवस्था है, ये तीन तीन ही बेसिक नीड है किसी भी मनुष्य के लिए। तो अगर इन तीनों बेसिक नीड को भी जो पूरा नहीं कर पाता है, तो वो जो है व्यक्ति गरीबी के यानी कि उस व्यक्ति को गरीब की श्रेणी में रखा जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे इसमें दिया हुआ है कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो इसमें प्रबोवो सुबियांतो शामिल हुए थे, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और इसका अगर हम लोग इतिहास देखें तो गणतंत्र दिवस में हमेशा से ही किसी न किसी विदेशी अतिथि को बुलाया जाता है, ताकि वो हमारे गणतंत्र दिवस में भारत की जो भव्यता है या भारत का जो कल्चर है तो उनको क्या कर सके, देख सकें, और हमारा जो एक ट्रेडिशन जो चला आ रहा है वो भी फॉलो होता हुआ है। तो हमारा जो सबसे पहले 1950 के जो गणतंत्र दिवस के जो सबसे पहले जो अतिथि बन के आए थे वो भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो भारत को टोटल
6 पदक मिला है, जिसमें कि एक जो है सिल्वर है और 5 जो है ब्रॉन्ज है। तो टोटल मिला के 6 है। और अगर हम लोग थोड़ा सा ओलंपिक का अगर फैक्ट देख लें तो यह जो है 33वें क्रम का ओलंपिक है, ये भी आप लोग को पता है। और इसका आयोजन जो है ये पेरिस में हुआ है। और पेरिस जो है यह तीसरी बार ओलंपिक को होस्ट करने वाला सेकेंड सेकेंड कंट्री है, या सेकेंड कंट्री क्या बोलेंगे कि सेकेंड प्लेस है, स्थान बोल सकते हैं। और इसका आयोजन जो है 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक हुआ था। और इसका आदर्श वाक्य जो था गेम्स वाइड ओपन था। और इसमें कुल मिलाकर 32 खेल का आयोजन किया गया था, जिसमें 329 जो है उसमें कंपटीशन रखा गया था। और भारत को इसमें 71वां पोजीशन मिला था। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे दिया हुआ है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो जो है 1.8%। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा जो राजकोषीय घाटा है वो 4.9% है। और इसको जो है 2025-26 तक जो है इसको कम करके 4.5% तक राजकोषीय घाटा करने का, यानी कि इतना घटाकर यानी 4.5% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखते हैं। तो आगे जो है केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो छियासी 86,000 करोड़ जो है रुपया यह मनरेगा के लिए 2024-25 के बजट में एलोकेशन दिया गया था। और इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है उसमें 2,05,250 करोड़ जो है इसमें बजट आवंटन उसके लिए किया गया था। और मनरेगा के लिए 86,000, जल जीवन मिशन के लिए देखेंगे तो 70,163 करोड़। और फिर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 60,000 करोड़। तो इतना एलोकेशन जो है बजट में किया गया था योजनाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल में ही हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और ये भाजपा के प्रत्याशी हैं। और अगर हम लोग उड़ीसा के विधानसभा का सीट देखें तो 147 सीट है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह कजाकिस्तान में हुआ है। और इसी सम्मेलन में जो है बेलारूस एससीओ का 10वें मेंबर कंट्री के रूप में यहाँ पे शामिल हो गया है। और इसके अलावा जो है 2024-25 में जो एससीओ का पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वह चीन के किंगदाओ को घोषित किया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे है कि निम्न में रुद्रम फर्स्ट क्या है? तो ये आप सभी को पता है कि यह भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या है, तो ये मिसाइल है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें से 159 है 180 देशों में से। और ये जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। और इसका जो फर्स्ट प्लेस है वह नॉर्वे को मिला है और सेकंड प्लेस पे डेनमार्क है। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। आगे दिया हुआ है कि 2024 में कुल कितने व्यक्ति को भारत रत्न सम्मान दिया गया है? तो आप सभी लोग को पता है कि इस बार जो है भारत रत्न 5 व्यक्तियों को दिया गया है। और पांचों व्यक्ति ये पहली बार है कि जब भारत रत्न जो है 3 से ज्यादा व्यक्ति को दिया गया। हालांकि अभी तक ऐसा प्रोविजन नहीं था, ये पहली बार हुआ है कि 3 से ज्यादा व्यक्ति को भारत रत्न एक बार में दिया गया है। तो आप लोग इन पांचों का नाम याद रखेंगे, जिनमें कि बिहार के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कर्पूरी ठाकुर, उनको दिया गया और उनके बर्थडे पे ही ये अनाउंसमेंट किया गया था। और दूसरे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, फिर है पीवी नरसिम्हा राव, फिर है एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह। इन पांचों को इस साल जो भारत रत्न है वो दिया गया है। आगे है कि वर्ष 2025 में कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? तो इस बार जो है टोटल 139, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि 139 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें 7 को पद्म विभूषण और 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्म श्री। तो टोटल मिलाकर हमारा 139 हो जाता है। आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि
भारत सरकार के द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो यह जो है 25 जून को किया गया और इसको संविधान हत्या दिवस जो मनाए जाने की घोषणा के पीछे का जो वजह है, कि हम सभी को बताएं कि 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री उस टाइम की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा आपातकाल लगाया गया था देश में 2 सालों के लिए। और इस प्रोविजन में यानी कि इस आपातकाल वाले जो जिस वजह से लगाया गया था, वह संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ था। तो इसीलिए संवैधानिक प्रावधानों के दमन के लिए संविधान हत्या दिवस का जो प्रोविजन है वो इस साल से सरकार के द्वारा 25 जून से मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है कि होपेक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो होपेक्स जो है भारत और मिस्र के बीच वायु सेना अभ्यास है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इसका आयोजन जो है इस साल मिस्र में किया गया है। नेक्स्ट है कि 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो है सूर्यबाला को दिया गया है। उनकी पुस्तक कौन देश को वासी, रेणु की डायरी, इनकी ये लिखी हुई हिंदी बुक है और इन्हीं के आधार पे इनको दिया गया है। और अगर 2023 की बात करें तो जो 2023 का जो 33वां व्यास सम्मान था वो पुष्पा भारती को दिया गया था, यादें यादें और यादें कीर्ति के लिए। आगे दिया हुआ है कि बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल में ही मनाया गया है? तो यह जो है विश्व जैव विविधता दिवस का थीम है। तो इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो विश्व पृथ्वी दिवस का थीम जो है 2024 का प्लेनेट वर्सेज प्लास्टिक है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस का देखें तो माय हेल्थ माय राइट है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे दिया हुआ है कि हाल में ही राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है। तो यह किस राज्य से रिलेटेड है? तो यह गुजरात का व्हाइट मार्बल है जिसको ग्लोबल इंडिकेशन दिया गया है। और ग्लोबल इंडिकेशन के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि यह 10 सालों के लिए दिया जाता है। और यह जो है जीआई टैग का जो अधिनियम है 1999 उसके तहत दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है? तो अगर हम लोग देखें तो इसमें 1445 वर्ग किलोमीटर की जो है कुल वृद्धि हुई है। और अगर पर्टिकुलरली अलग करके देखें तो वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर यानी कि किलोमीटर स्क्वायर, और वृक्ष आवरण में 1289 यानी कि 1289 वर्ग किलोमीटर यानी कि वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और इसको अगर ऐड करेंगे तो 1445 वर्ग किलोमीटर आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर था। आगे दिया हुआ है कि हाल में ही रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये आप सभी को पता है कि यह तमिलनाडु का है। और इसके अलावा अगर बिहार के हम लोग परिप्रेक्ष्य में देखें तो बिहार में 3 रामसर साइट हैं, जिसमें कि पहला रामसर साइट जो था वह कांवर झील जो कि अभी बेगूसराय में है। और फिर इसके अलावा नागी और नकटी को भी अभी फिलहाल में यानी कि 1 साल पहले इसको भी रामसर साइट घोषित किया गया। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये बिहार में तीनों ही बिहार में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? तो यह 2028 तक का लक्ष्य दिया गया है कि चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित किया जाएगा। आगे है कि 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को दिया गया है। किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? तो यह योजना जो है झारखंड के द्वारा लाया गया है। और इसमें है कि जो विधवा महिलाएं हैं अगर वो दोबारा शादी करती हैं तो उनको 2 लाख तक की वित्तीय सहायता जो है वो प्रोत्साहन के रूप में उनको दिया जाएगा उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए। तो चलिए ये काफी अच्छी योजना है, झारखंड की सरकार के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो यह यौगिक कहलाएंगे। जब 2 या 2 से अधिक सार्थक खंड वाला जो शब्द होता है तो उसको यौगिक बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है।
अब कह रहा है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इत्यादि का जो सही संधि विच्छेद है इति जोर आदि, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आगे है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो पाप पुण्य आप सभी लोगों को पता होगा कि यह द्वंद्व समास है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि समास का जो बेसिकली 6 टाइप है, जिसमें से सबसे पहले है तत्पुरुष, फिर कर्मधारय, फिर द्विगु, फिर द्वंद्व, अव्ययी भाव और ने समास, और इसके अलावा बहुव्रीहि में। तो आप लोग समास एक बार रिवाइज कर लेंगे। आगे हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि हथेली पर सरसों नहीं जमती, तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो अगर सही अर्थ देखें तो है कि किसी भी काम के लिए समय चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एकदम तुरंत से ही, कहने का सेंस है कि आप हाथ पे सरसों रखें और वो क्या होगा कि वहां से तुरंत ही उसमें अंकुरन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि किसी भी चीज को करने के लिए आपको समय देना पड़ता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें जो है ऑप्शन सी में जो वाक्य दिया हुआ है कि आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, यह वाक्य जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से इंग्लिश शुरू हो रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जो ब्लैंक दिया हुआ है वो भरना है। और यहाँ आप लोग अगर देखें तो 4 प्रीपोजिशन दिया हुआ है और इसको फिल करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आर यू रियली डिजायरियस विजिटिंग ऑफ जापान, क्योंकि ये पूछ रहा है कि क्या आप रियली में डिजायरियस हैं जापान घूमने के लिए, तो जापान के लिए आएगा तो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। आगे देखें, तो आगे है कि चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट गिवन सेंटेंस इन हिंदी। इसमें जो हिंदी में दिया हुआ है जो सेंटेंस, उसका पूछ रहा है कि आपको उसका ट्रांसलेशन जो है वो, जो नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन होगा। तो हम लोग देखें तो भूगोल सीखना कठिन है, तो इसका अगर ट्रांसलेशन करें तो हो जाएगा कि ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, कि जो ज्योग्राफी है या जो भूगोल है वह सीखना कठिन है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर है। आगे कह रहा है कि चूज द अपोजिट वर्ड फॉर द गिवन क्वेश्चन, की अपोजिट वर्ड है उसको चूज करना है। और यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है गॉर्जियस, तो गॉर्जियस का अपोजिट क्या होगा? गॉर्जियस का अगर आप लोग को हिंदी पता हो तो यह जो होता है शानदार होता है। जैसे कोई बहुत अच्छा कोई दिख रहा हो तो हम लोग उसके बोलते हैं कि वाह लुकिंग गॉर्जियस, कि आप बहुत शानदार दिख रहे हैं। तो अगर शानदार का हम लोग अपोजिट देखेंगे तो वो हो जाएगा प्लेन, कि आप अब कुछ ऐसा खास नहीं है, आप जस्ट सिंपल, या आप प्लेन दिख रहे हो। यहाँ सिंपल है नहीं, यहाँ प्लेन दिया हुआ है, तो प्लेन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? तो यह जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 है। और आप सभी को पता है कि 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश क्राउन थी उसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म करके ब्रिटिश क्राउन का जो शासन है वो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा वो इन्होंने ब्रिटिश क्राउन के तहत जो है वो सारा अधिकार ट्रांसफर कर दिया था। और ब्रिटिश यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे सारा अधिकार छीन लिया था सिवाय एक व्यापारिक कंपनी के। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे है कि संविधान सभा के प्रमुख समितियों में से अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह जो थे एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आगे इसमें दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्व को लिया गया है, तो न्याय का जो तत्व है वह रूसी क्रांति से लिया गया है। जैसे कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में आप लोग को याद हो तो वहां पे है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, तो ये तीनों जो न्याय की अवधारणा है वो रूसी क्रांति से लिया गया है। आगे है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो हम सभी को पता है कि यह जो है अनुच्छेद 20 के 3 में ऐसा वर्णन किया गया है। और 20 के 2 में देखेंगे जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। तो ये भी आप लोग को पता होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख वर्णन है। तो यह जो है हमारे नीति निर्देशक तत्व का, अगर हम लोग अनुच्छेद 50 देखें तो उसमें
उसमें मेंशन किया हुआ है कि न्यायपालिका जो है कार्यपालिका से पृथक है। आगे है कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन पूछ रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक ही सीमित है। ऐसा कुछ नहीं है। उच्च सदन यानी कि जो हमारा राज्यसभा है उसमें भी, उससे भी जो है हमारे मंत्री आ सकते हैं। और अगर आप लोग इंदिरा गांधी को देखें तो वो जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो वो राज्यसभा की ही सदस्य थी। और इसके अलावा भारत में एक और प्रोविजन है कि जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं भी होगा तो भी उसको मंत्री मंडल में या मंत्री परिषद में शामिल किया जा सकता है, बशर्ते कि 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसकी सदस्यता लेना अनिवार्य है। नहीं तो स्वतः जो है 6 महीने के बाद उनका जो सदस्यता है सदन का वो समाप्त हो जाएगा। आगे है भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखें तो वो सरकार से स्वतंत्र है, ये कथन सत्य है। और हम लोग अगर संवैधानिक प्रोविजन की ओर देखें तो अनुच्छेद 98 में यह बोला गया है कि प्रत्येक सदन के लिए एक सचिवालय होगा, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। लेकिन यह सचिवालय जो है वो सरकार के अधीन नहीं काम करेगा, बल्कि सरकार से स्वतंत्र होकर काम करेगा। तो इसलिए ऑप्शन ए वहाँ सही आंसर है। अब आगे मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है लोक लेखा समिति, तो यह जो है वित्तीय समिति है। दूसरा है विभागीय समिति, तो विभागीय जो है यह स्टैंडिंग समिति है। याचिका समिति, तो यह कार्यकारी समिति है। और स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति जो है यह तदर्थ समिति है। इसलिए हमारा जो है यहाँ पे कॉम्बिनेशन 1 4 2 3 का है, जो हमारे ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है। तो काश्मीरी जो है अभी तक नहीं जोड़ा है। बाद बाकी अगर हम लोग देखें तो मूल संविधान जो है उसमें हमारा सिर्फ 14 ही भाषा था, और बाद में इसमें और भाषा जुड़ते चला गया, जिसमें सबसे पहला जो है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सबसे पहला जो भाषा जुड़ा था वो सिंधी था। और फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 लैंग्वेज को जोड़ा गया, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी है, जिसको शॉर्ट में नमक के रूप में हम लोग याद रखते हैं। और फिर 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया, जिसमें बोडो डोंगरी, मैथिली और संथाली है। तो टोटल अभी जो है भारतीय संविधान के जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषा है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्य में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंड की अनुशंसा करता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि यह वित्त आयोग का कार्य है, और इसका जो है संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका प्रोविजन किया गया है। और हमारे जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वह केसी नियोगी थे। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार ये पूछता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं। तो इसको जो है वो बोला जाता है इयोन। और इसका अगर हम लोग देखें सीक्वेंस क्या है, तो सबसे पहले जो है इयोन होगा, इयोन के बाद फिर महाकल्प आता है, महाकल्प के बाद फिर कल्प आएगा तीसरे नंबर पे, कल्प के बाद फिर युग आएगा, और युग के बाद काल आएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा जो टाइम का है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि जो सबसे पुराना टाइम इयोन है, फिर महाकल्प है, फिर उसके बाद जो है कल्प है, युग है और काल है। ऐसे वो रिड्यूसिंग यानी कि अवरोही क्रम में हम लोग इसको अभी देखे हैं। आगे चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है चट्टानों से बने हुए नहीं है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो शनि जो है यह आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह नहीं है। आंतरिक और पार्थिव ग्रह जो हैं वो चट्टानों से निर्मित होते हैं। आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि आंतरिक ग्रह जो है सूर्य और जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है यानी क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है उसके बीच जितने भी ग्रह आते हैं वो आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। तो और यही जो है चट्टानी ग्रह भी इसको बोला जाता है। तो इसीलिए जो है शनि इसके बीच में नहीं है, तो इसीलिए शनि हमारा सही आंसर है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें बोला गया है कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है।
तो यह सिंगापुर जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश है, और भारत अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है चाइना को छोड़ते हुए। तो ये भी आप लोग को पता होगा। आगे है कि बादल की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र है, तो यह यंत्र जो है नेफ्रोस्कोप कहलाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। इसके अलावा अगर विस्कोमीटर देखें तो यह द्रव्य की सांता यानी कि श्यानता की वो कितना श्यान है या गाढ़ा है उसको ज्ञात करता है। और साइट्रोट्रॉन जो है यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला एक उपकरण है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन पूछ रहा है। तो इसमें जो पहला दिया हुआ है कि यूरोप जो है एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है, तो ये भी सही है। दूसरा है कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल जो है आटाकामा डेजर्ट है या मरुस्थल है, तो ये भी सही है। फिर है विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है, तो ये भी सही है। इसमें सारा ही सही है और पूछ रहा है कि सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है, तो कोई गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें काराकोरम और पीर पंजाल और बनिहाल ये तीनों जम्मू कश्मीर में है, और पूछ रहा है जम्मू कश्मीर में नहीं है तो अघील जो है अघील ये लद्दाख में पड़ता है, इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अघील। आगे है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यह जो है चिनाब है। चिनाब जो है सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके अलावा सिंधु में 5 नदियों का समावेश है, जिसमें सिंधु सिंधु तो है ही, इसके अलावा झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज है, तो ये भी आप लोग को पता होगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि जो कथन सत्य है उसको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, ये बिल्कुल ठीक है। NH44 में जवाहर सुरंग स्थित है, तो ये भी सही है। तीसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 2% है, तो ये भी सही है। इसमें तीनों ही सही है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा कि इनमें से सभी। आगे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी कि नीरी की जो है स्थापना कब की गई थी, तो यह 1958 में किया गया है। आगे है वन्य जीव अभ्यारण्य की सर्वाधिक संख्या कहाँ है। तो अगर ऐसे रेंडमली पूछे कि सबसे ज्यादा कहाँ है, तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य है, यानी कि उसका जो है संख्या 96 है। लेकिन यही अगर स्टेट में पूछे तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है 48, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह कच्छ डेजर्ट गुजरात में है, और सबसे छोटा जो है पिट्टी वो गुज इजलैंड जो है यह लक्षद्वीप में है, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है। तो इसमें हम लोग अगर देखें तो मैग्नीज जो है वो सबसे कम मात्रा में मानव शरीर में पाया जाता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी, तो डी ब्रॉगली के द्वारा किया गया, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह जो है घटने लगेगा। और यही अगर परमाणु का आकार परमाणु का जो आकार है अगर वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो उसके आकार में वृद्धि होने लगेगी और विद्युत धनात्मकता भी बढ़ने लगेगा। वहीं आयन ऊर्जा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटने लगेगा और विद्युत ऋणात्मकता भी वो भी घट जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है कि निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है, तो यह जो है 10⁻³ से 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो है इसमें अगर देखें तो यह जो परिक्षेपित कण है यह अस्थायी प्रकृति का होता है, या फिर ये जो है परिक्षेपण के माध्यम से अलग होने की प्रवृत्ति भी रखता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में हम देखें तो जैसे नदी का गंदा पानी है या फिर हवा में उपस्थित जो धुआं है, तो वो सारे इसके एग्जाम्पल हैं। आगे है कि लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो यह जो है लोहा का है। और इसके अलावा लोहा का अन्य अयस्क में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट और कैल्कोपायराइट है। वहीं अगर लेड का देखें तो गैलेना गैलेना जो है वह लेड का अयस्क है, और कोबाल्ट का जो है स्मेल्टाइट, और पोटेशियम का
कार्नेलाइट होता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल रोमन विट्रोल भी कहा जाता है। तो हम सभी को पता है कि हरा कसीस, जिसको हम लोग फेरस सल्फेट भी बोलते हैं, उसको रोमन विट्रोल भी बोला जाता है। और इसका फॉर्मूला जो है FeSO4 इंटू 7H2। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और वही जो है तूतिया, जिसको कॉपर सल्फेट को तूतिया भी बोला जाता है, तो हम सभी को पता है कि CuSO4 और इंटू 5H2O जो है उसका फॉर्मूला होता है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है। तो यह है TNG को, यानी कि हमारा ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और ये जो है डायनामाइट के बनाने के कार्य में आता है। आगे है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग, जो हाईली ऑक्सीडाइज जो तत्व है वो कौन सा है। तो वो जो है इन सभी में फ्लोरीन हो जाएगा। आप सभी को पता है कि फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है। आगे है कि जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो यह जो है हर्टविग को। और स्लाइडेन और स्वान को हम सभी जानते हैं कि यह कोशिका सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिया गया है। और कैरोलस लीनियस जो है ये द्विनाम पद्धति के जनक हैं। और DH मॉर्गन जो है इनको जीव सिद्धांत का जनक माना जाता है। तो ये भी आप लोग अल्टरनेट में याद रखेंगे। आगे दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही कथन पूछ रहा है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका जो है वो अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो यह गोल्जी को कहा जाता है, जिसकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया था। कैमिलो गोल्जी एक इटली के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन की आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है। तो इसको सिस्ट्रॉन बोला जाता है। ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर है। आगे है कि जीव द्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है। तो उसका अनुपात 19:81, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और जीव द्रव्य को तो हम सभी को पता है कि यह जीवन का जो है भौतिक आधार कहा जाता है जीव द्रव्य को। आगे है कि नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग जो है वो किस तत्व की कमी से होता है। तो यह जो है तांबा की कमी से होने वाला रोग है। इसके अलावा अगर अदर रोग में देखें तो धान में जो खैरा रोग होता है वह जस्ता की कमी से होता है। वहीं फूल गोभी में ब्राउनिंग का जो है रोग वो बोरोन के कारण। और मटर में मार्स रोग मैग्नीज के कारण होता है। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। आगे है निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। तो ये आप सभी को पता होगा कि जो हमारा पोरीफेरा है, यानी कि संघ पोरीफेरा है, वो जो है सारे समुद्र में यानी कि खारे जल में पाए जाने वाले ये संघ है। तो हमारा जो है इसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे स्पंज है या फिर साइकस है, तो ये जो है इसी के एग्जाम्पल हैं। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग का प्राणी है। तो मेढक जो है एम्फीबिया वर्ग में आता है। और एम्फीबिया वर्ग के जो प्राणी है वो उभयचर होते हैं और असमतापी, और त्वचा और फेफड़े दोनों के द्वारा ये क्या करते हैं, सांस ले सकते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से वृहत आकार के फल तथा फूल का उत्पादन किया जा सकता है। तो हम सभी को पता है कि जिब्रेलिन हार्मोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो इसमें पहला देखें तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो ये ठीक है। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण की दर जो है लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक और बैगनी रंग में सबसे कम होती है। तो ये भी ठीक है। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीकरण के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। तो ये भी सही है। तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि इनमें से सभी कथन सत्य हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। इसमें पहला दिया हुआ है कि दाब जो है, दाब या प्रेशर अदिश राशि है। तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा इसमें दिया हुआ है कि कार्य का जो बीमीय सूत्र है ml²T⁻²- है। तो ये भी सही है। तीसरा दिया हुआ कि विस्थापन जो है धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं हो सकता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये शून्य भी हो सकता है। तो ऑप्शन जो है 3 हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 कह रही हूँ, स्टेटमेंट 3।
नेक्स्ट है कि समतल कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो स्टेरेडियन जो है यह समतल कोण का नहीं होता है बल्कि घन कोण का होगा, और जो समतल कोण का होता है वो रेडियन होता है। तो ये भी हमारा गलत है, तो पहला दूसरा सही है जो हमारे ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे है कि घर्षण बल के अधीन किया गया जो कार्य है वो कैसा होता है, धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक, या फिर पहले धनात्मक या ऋणात्मक। तो हम सभी को पता है कि घर्षण बल के अधीन जितना भी कार्य होगा वो सारा ही ऋणात्मक होगा, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आगे है कि भू अस्थायी उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन पूछ रहा है। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है कि यह पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो बिल्कुल। दूसरा है कि इसका जो परिक्रमण काल है वह जो है पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि इसका कक्षीय वेग जो है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ये सही नहीं है। और पूछ रहा है कि जो सही नहीं है वही, तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। और अगर लास्ट वाला ऑप्शन देखें तो यह कह रहा है कि यह उपग्रह जो है पृथ्वी के तल से 36,000 किलोमीटर के ऊंचाई पर ही इसको लगाया जाता है, और वहां से ही क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो जियो स्टेशनरी जो है वो 36,000 किलोमीटर के रेंज में ही लगाया जाता है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख चुके हैं कि इसका आंसर सी होगा। आगे है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें भी सही स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो पहला है कि एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने की थी। तो हम सभी को पता है कि एलेक्जेंड्रो वोल्टा के द्वारा नहीं बल्कि आंद्रे मैरी एम्पियर के द्वारा किया गया था, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है कि जब समानांतर चालक में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, तो ये ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा है कि जब समानांतर चालक में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, तो ये भी ठीक है। तो दूसरा और तीसरा सही है, और पूछ रहा है सही कौन सा है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट में जो दिया हुआ है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है वो क्या होता है, तो यह जो है m=1 + d/f। तो ये जो है हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे इसमें दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में यंत्र और सूची 2 में माप दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। पहला है इंटरफेरोमीटर, जो कि हमारा समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन, यानी ऑप्शन एस सही हो जाएगा। दूसरा है पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर जो है यह विद्युत विभवांतर को मापने का कार्य करता है। फिर है कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर जो है यह विशिष्ट ऊष्मा क्षमता को मापेगा, और रूलर जो है यह लंबाई को मापता है। तो इस तरीके से हमारा जो है सीक्वेंस वो आता है SQRP, जो कि हमारे ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। आगे है निम्नलिखित में से वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरे को परावर्तित करती है, तो यह जो है परावर्तन है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अब नेक्स्ट में जो है 10 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स का दिया हुआ है, तो 10 क्वेश्चन कर रही हूँ, सॉरी 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, आप लोग उसको खुद से सॉल्व कर लेंगे। और अगर आप लोग को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन भी आप लोग के लिए ले आऊंगी। तो चलिए अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो 96 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा 35वां। 97 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा 1, यानी कि ऑप्शन बी। 98 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 62 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन बी। और 99 का जो ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा हमारा 300, यानी ऑप्शन सी। और 100 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमारा आंसर डी। इस तरीके से हमने दारोगा का जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज है ट्यूटोरियल का वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप लोग को हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट करके हमें फीडबैक भी बता सकते हैं। और कोई अगर आप लोग को कोई और डिमांड हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हम आपके डिमांड के अकॉर्डिंग वीडियो लेके जरूर आने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा भी अगर आप लोग को हमारा PDF चाहिए, चाहे वो BPSC 71st प्रीलिम्स से रिलेटेड हो या BPSC से अदर कंटेंट जैसे करंट अफेयर्स भी, या GS पॉइंटर, या घटना चक्र, या अदर भी, तो आप लोग हमारे
टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां से फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाता है, तो आप लोग वहां से जाके हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ सकते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए, आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं, तो आप सभी लोग का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।